नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश की जनता का विकास हो रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता के लाभ के लिए सीएम मनोहर लाल लगातार काम कर रहे हैं। तो वहीं घर नहीं है जिनके पास, उन्हें खुद मुख्यमंत्री ने आशियाना देने का वादा किया है। प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत की गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत। 1 लाख लोगों को मिलेगा आशियाना। 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वालों को मिलेगा लाभ। घर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा लाभ। हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 1 लाख मकान या प्लॉट दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को सुरक्षित और आरामदायक घर उपलब्ध कराने में मदद करना है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी गरीब परिवार जिनके पास अपना आशियाना और घर नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है या इतनी है, वह अपने घर के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह ऑनलाइन प्रक्रिया गरीब परिवारों को अपने सपनों के घर की ओर एक कदम आगे बढ़ाने में मदद करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनका प्रयास है कि लोगों को फ्लैट बनाकर दिए जाएं, जिससे जमीन को लेकर भी कोई विषय न रहे। साथ ही सीएम ने कहा कि इस दौरान 10 से 15 सालों की किश्तें भी बनवा दी जाएंगी, जिससे लोगों पर एकदम पैसे भरने का बोझ न पड़े और सरकार उसमें योगदान भी कर सके। लेकिन यहाँ जमीन का अपना ना होना उसमें से कठिनाई थी। उसी में से नई योजना बना रहे हैं कि जो फ्लैट हैं वो बना कर देंगे ताकि जमीन का विषय न रहे। हो सकता केंद्र सरकार से हम कह करके इस योजना में थोड़ा सा परिवर्तन कराएंगे और नई परिवर्तन हुआ तो हम स्टेट की ओर से देंगे और कुछ थोड़ा पैसा उनका कंट्रीब्यूट करा करके बैंकों से 15-20 साल की उनकी किस्तें बनवा देंगे ताकि उनको तुरंत पैसा ना देना पड़े। सरकार का योगदान जितना वो हो जाए और बाकी किस्तें बन जाए। 1,80,000 ही है प्रधानमंत्री आवास योजना में? नहीं, उन्होंने तो उसमें तो शायद वो है 80 डाटा, बल्कि हमने उससे थोड़ा सा लिमिट और बढ़ा दिया ऊपर। आपने नशा दूर करने के लिए तमाम कई राज्यों का हेडक्वार्टर भी बनाया ताकि नशा दूर किया जा सके। पुलिस ने अपनी तरफ से एनसीबी बनाई कि सेल बना के पकड़ेंगे, लेकिन इन सब के बाद नतीजा शायद आपको भी पता होगा कि बहुत अच्छा नहीं आया। अब आप साइकिल यात्रा निकाल करके मतलब क्या लगता है कि कैसे काबू कर पाएंगे लोगों को, क्योंकि आज भी ये लोग अपना पाँव पसारते जा रहे हैं बजाय यहाँ से भागने के। देखिए, ये सामाजिक समस्याएं हैं। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई एक कानून बनाने से ठीक हो जाएगा या 4 लोग हैं उनको पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे सब ठीक हो जाएगा। सामाजिक समस्या में एक प्रोहिबिटरी सिस्टम खड़ा करना एक बात है, सरकार वो लागू कर सकती है, सख्ती से कर सकती है, लेकिन दूसरा विषय होता है जनता में अवेयरनेस पैदा करना। अवेयरनेस पैदा करने के लिए चाहे वो हमारी साइकिल यात्रा है, वो भी अवेयरनेस का प्रोग्राम है। संतों सन्यासियों से हमने अपील की है, वो भी अपने प्रवचनों में, कथा कहानियों में वो भी अवेयरनेस पैदा करते हैं। हमारे और भी एनजीओज हैं वो अवेयरनेस पैदा करते हैं। अवेयरनेस पैदा करने से समाज के अंदर एक ताकत आती है कि नहीं ये चीज़ गलत है, इसको नहीं होने देंगे। और जिस दिन समाज में ये ताकत बढ़ जाती है तब जाकर के चीज़ें कम होती हैं। अगर समाज में ये ताकत ना बढ़ाई जाए तो फिर इसकी चिंता ही कोई नहीं करेगा, जो मर्जी कुछ भी करे। इसलिए समाज में एक वो ऊर्जा और ताकत बढ़ाने के लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम किए जाते हैं। सीएम साहब माइनिंग को लेके काफी अमेंडमेंट की जा रही है, ईरवाना को भी अमेंड किया जा रहा है, लेकिन एक पंचकुला की माइनिंग कंपनी है, उसने इस बार फ्लड से पहले 23 से लेके 29 जुलाई तक
सारा मटेरियल निकाल लिया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। और जब माइनिंग डिपार्टमेंट वालों से पूछा, उन्होंने कहा कि हम उनसे जो अपनी रिकवरी है वो करेंगे, लेकिन वायलेशन ही, जबकि इन्वायरमेंटल सबसे बड़ा लॉस है। क्या कोई ऐसी तरह की कोई संज्ञान में आता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी जहाँ आगे? देखिए, संज्ञान में अगर आता है तो इसमें 2-3 प्रकार की अलग अलग एजेंसीज हैं। एक तो माइनिंग के अपने नियम हैं, माइनिंग में एक सीमा से ज़्यादा माइनिंग करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले गरीब परिवार 19 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार की तरफ से गुरुग्राम, पंचकुला, सोनीपत, फरीदाबाद और साथ ही 4 जिलों में गरीब परिवारों को सिर्फ फ्लैट का विकल्प दिया है। इसके अलावा बाकी के जिलों में प्लॉट और फ्लैट दोनों का विकल्प दिया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से शुरू की गई इस योजना से हरियाणा के 1 लाख परिवारों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। जिन लोगों के पास अपना आशियाना नहीं है, उन लोगों के सपनों को अपने कर्तव्य के रूप में देखना जनता के प्रति मनोहर लाल की निष्ठा को दर्शाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता के हितों को देख रहे हैं। हरियाणा के सभी वर्गों को एक साथ लेकर किस तरीके से चलना है और सभी का सर्वांगीण विकास करना है, यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल बखूबी जानते हैं और सीएम मनोहर लाल का जनता के प्रति स्नेह ये दर्शाता है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सामाजिक समस्याओं को लेकर भी जनता को जागरूक करने का काम किया है। सीएम का यह मानना है कि अपराधियों को दंड देने मात्र से सामाजिक समस्याओं को खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। देखिए, ये सामाजिक समस्याएं हैं, ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई एक कानून बनाने से ठीक हो जाएगा या 4 लोग हैं उनको पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे सब ठीक हो जाएगा। सामाजिक समस्या में एक प्रोहिबिटरी सिस्टम खड़ा करना एक बात है, सरकार वो लागू कर सकती है, सख्ती से कर सकती है, लेकिन दूसरा विषय होता है जनता में अवेयरनेस पैदा करना। अवेयरनेस पैदा करने के लिए चाहे वो हमारी साइकिल यात्रा है, वो भी अवेयरनेस का प्रोग्राम है। संतों सन्यासियों से हमने अपील की है, वो भी अपने प्रवचनों में, कथा कहानियों में वो भी अवेयरनेस पैदा करते हैं। हमारे और भी एनजीओज हैं, वो अवेयरनेस पैदा करते हैं। अवेयरनेस पैदा करने से समाज के अंदर एक ताकत आती है कि नहीं, ये चीज़ गलत है, इसको नहीं होने देंगे। और जिस दिन समाज में ये ताकत बढ़ जाती है तब जाकर के चीज़ें कम होती हैं। अगर समाज में ये ताकत ना बढ़ाई जाए तो फिर इसकी चिंता ही कोई नहीं करेगा, जो मर्जी कुछ भी करे। इसलिए समाज में एक वो ऊर्जा और ताकत बढ़ाने के लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम किए जाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये कहा गया कि जितनी शिकायतें सरकारी विभागों को प्राप्त होती हैं, उनका संज्ञान लेकर उनका तुरंत समाधान किया जाता है। देखिए, संज्ञान में अगर आता है तो इसमें 2-3 प्रकार की अलग अलग एजेंसीज हैं। एक तो माइनिंग के अपने नियम हैं, माइनिंग में एक सीमा से ज़्यादा माइनिंग करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और माइनिंग का अगर चोरी होती है रेवेन्यू की तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी चोरी करता है, एक्साइज टैक्सेशन वाले। दूसरा है एनवायरमेंटल, अगर कोई गड़बड़ होती है तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ये अपने तरीके से उसके ऊपर संज्ञान लेते हैं। कोई भी विषय इन सभी विभागों से किसी को भी बताया जाएगा, वो अपने तरह से इसका संज्ञान लेंगे। हमारे कोई संज्ञान में आता है तो हम उसकी स्पेशल इंक्वायरी करा करके भी सब कुछ करते हैं। आपने देखा जैसे ये जो डाडम की खान है, उसका माइनिंग के अंदर उन्होंने लापरवाही बरती और 1 फीट का पहाड़ ऊपर से नीचे गिर गया। अब उन्होंने उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि जब कटाई की जाती है पहाड़ की तो स्टेप्स के नाते से की जाए ताकि ऊपर से गिरे नहीं। उन्होंने स्टीप और कटाई कर दी। स्टीप कटाई करने के बाद पहाड़ का एक हिस्सा पूरा गिरा और कुछ आदमी डेथ भी हुई। डेथ होने के बाद में उनका बंद हो गया माइनिंग का सारा काम। फिर उसमें कई एजेंसीज उन्होंने अपना काम किया, फाइंडिंग दी, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ पैसे का जुर्माना भी उनको किया गया और अभी भी वो चल नहीं पाई है। इसलिए ये सारे संज्ञान सब डिपार्टमेंट लेते हैं, सुरक्षा का भी प्रबंध किया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन की सराहना करते हुए इसका स्वागत किया गया। सीएम ने कहा कि आजादी के बाद चुनाव एक साथ ही होते थे। अगर एक बार फिर से लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने लगे तो हम पूरे तरीके से तैयार हैं। देखिए, संज्ञान में अगर आता है तो इसमें 2-3 प्रकार की अलग अलग एजेंसीज हैं। एक तो माइनिंग के अपने नियम हैं, माइनिंग में एक सीमा से ज़्यादा माइनिंग करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और माइनिंग का अगर चोरी होती है रेवेन्यू की तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी चोरी करता है, एक्साइज टैक्सेशन वाले। दूसरा है एनवायरमेंटल, अगर कोई गड़बड़ होती है तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ये अपने तरीके से उसके ऊपर संज्ञान लेते हैं। कोई भी विषय इन सभी विभागों से किसी को भी बताया जाएगा, वो अपने तरह से इसका संज्ञान लेंगे। हमारे कोई संज्ञान में आता है तो हम उसकी स्पेशल इंक्वायरी करा करके भी सब कुछ करते हैं। आपने देखा जैसे ये जो डाडम की खान है,
उसका माइनिंग के अंदर उन्होंने लापरवाही बरती और 1 फीट का पहाड़ ऊपर से नीचे गिर गया। अब उन्होंने उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि जब कटाई की जाती है पहाड़ की तो स्टेप्स के नाते से की जाए ताकि ऊपर से गिरे नहीं। उन्होंने स्टीप कटाई कर दी। स्टीप कटाई करने के बाद पहाड़ का एक हिस्सा पूरा गिरा और कुछ आदमी डेथ भी हुई। डेथ होने के बाद में उनका बंद हो गया माइनिंग का सारा काम। फिर उसमें कई एजेंसीज उन्होंने अपना काम किया, फाइंडिंग दी, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ पैसे का जुर्माना भी उनको किया गया और अभी भी वो चल नहीं पाई है। इसलिए ये सारे संज्ञान सब डिपार्टमेंट लेते हैं, सुरक्षा का भी प्रबंध किया जाता है, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट का अपना काम है। आजकल सीएम साहब का जो वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी का भी गठन कर दिया है और हो सकता है कि इस सेशन में भी आए, हरियाणा इसके लिए तैयार है? देखिए, हम बहुत स्वागत करते हैं इस योजना का और प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं आगे बढ़ करके इस विषय को बढ़ाया था। अब चूँकि एक बड़ा काम है, देश में एक बड़ा परिवर्तन करने की बात है। 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही चलता था, लगातार एक साथ इलेक्शन होते थे। ये तो बाद में संविधान सरकारें बनी, उनके टाइमिंग अलग अलग हो गए। कोई सरकार 5 साल नहीं चली, बीच में टूट गई और टूटने के बाद एक संविधान के अंदर है कि हर सरकार जो नई चुने जाने वाली वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी। तो देश में अलग अलग सरकारें अलग अलग टाइम पर उनके टाइमिंग बदल गए। तब ये इस समय ऐसा स्थिति आ गई कि हर साल 2-4 प्रांतों को चुनाव आ जाते हैं। तब ध्यान में सब लोगों को ही आता है ये, और ये कोई पहली बार विषय उठा ऐसा नहीं, इससे पहले भी उठता रहा है। मोर और लेस सभी जो पार्टियां हैं, सब लोग हैं, इससे सहमत हैं। प्रक्रिया क्या की जाए, अब वैसे तो कब प्रक्रिया शुरू होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कमेटी बनाई है पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। वो कमेटी ने भी लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी है, वो भी अपनी रिपोर्ट देंगे। कुछ लोग तो ऐसा मानने लग गए हैं, अब मैं नहीं कह सकता है, पार्लियामेंट का एक सिस्टम होता है, उनका इंटरनल मैटर होता है, लेकिन लोगों का जो चर्चा में है कि 18 तारीख से 23 तारीख से शायद यही कोई प्रस्ताव आ रहा होगा नया सेशन। हम हमेशा तैयार हैं, जब भी शुरू हो जाएगा ये प्रक्रिया, अब शुरू हो 5 साल बाद शुरू हो, हम अभी पार्लियामेंट के साथ चुनाव कराने के लिए हम तैयार हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से हरियाणा को अग्रणी राज्य बनाने को लेकर हर भरसक प्रयास किया जा रहा है। उसी का ये उदाहरण भी है कि आज विकास हरियाणा के कदम चूम रहा है। सीएम मनोहर लाल की तरफ से विकास को लेकर कदम बढ़ाए जा रहे हैं, तो वहीं अपराध पर रोक लगाने के लिए भी मनोहर सरकार बेहतर काम कर रही है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने प्रदेश की जनता का परिवार की तरह ख्याल रखते हैं। एक तरफ जहां विकास को लेकर सीएम की तरफ से विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से अपराध पर भी बराबर नकेल कसी जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी जहां एक तरफ मानवता के लिए वरदान साबित हो रही है, तो वहीं साइबर क्राइम के रूप में एक मुसीबत भी बनती जा रही है। इसी तरीके के साइबर क्राइम्स पर रोक लगाने और नकेल कसने के लिए लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल सतर्क हैं। सीएम ने साइबर क्राइम को लेकर कहा कि जहां एक तरफ साइबर के जगत में दुनिया आगे बढ़ रही है, तो वहीं साइबर एक बहुत बड़ा नुकसान भी बन सकता है। लेकिन हमारी पुलिस की तरफ से भी साइबर पर नकेल कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो वहीं अब उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से साइबर पर नकेल कसने के लिए हर थाने में साइबर डेस्क बनाया गया है, ताकि साइबर क्राइम पर रोक लगाई जा सके। आपको बता दें कि साइबर डेस्क का एकमात्र उद्देश्य आजकल के समय में बढ़ रहे साइबर क्राइम पर रोक लगाना है और जरूरत पड़ने पर साइबर थाने की भी स्थापना की जा सकती है। हम इसे लेकर सतर्क हैं, ये बात भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही है। देखिए, साइबर के जितने भी लाभ हमको हो रहे हैं वो आपको देखा है, टेक्नोलॉजी के कारण से दुनिया साइबर के जगत में आगे बढ़ रही है। लेकिन साइबर जितना उपयोगी है उतना लूपहोल निकालने वालों ने इसमें क्राइम करना भी शुरू किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और देश में 2 ऐसे केंद्र बन गए थे जहाँ ये साइबर क्राइम की कड़ियाँ जुड़ रही थी। एक था जामताड़ा और एक था पुन्हाना। अब पुन्हाना ऐसा क्षेत्र है जहाँ बिल्कुल अनपढ़ टाइप लोग हैं, 10वीं 12वीं पास भी जा करके, और साइबर कुछ ना कुछ गड़बड़े करने का अभ्यास उनका बन गया था। एक सिस्टम, एक बहुत गिरोह टाइप और बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से वो करते थे। हमारी पुलिस ने एक दिन पूरी प्लान बना करके, मुझे उसकी प्लान की जानकारी पहले होम डिपार्टमेंट ने दे दी थी, 5000 लोगों ने एक साथ 14 गांव में छापे मार करके और वहाँ लोगों के घरों में उन लोगों को पकड़ा। वहाँ जो जितने ऑपरेटर्स होते हैं, कंप्यूटर हैं, सिम्स हैं, मोबाइल्स हैं, और सैकड़ों लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है। कुछ लोग भागे हुए हैं और अब एक उस केंद्र को हमने तो तहस नहस किया है। मुझे नहीं लगता कि पुराना में दोबारा से ये पनप पाएगा। क्यों होम सेक्रेटरी साहब, पुराना में तो पनप देंगे। सर मेरा आखिरी सवाल है, नहीं एक सीएजी का करनाल नहीं, करनाल की बात की, एक मिनट करनाल की बात की गई है, तो मुझे करनाल के विषय में अभी ऐसी जानकारी नहीं है कि कोई वो बहुत बड़ा, हाँ इक्का दुक्का तो सब जगह मिलेंगे आपको, लेकिन बहुत बड़ा केंद्र करनाल बना है ऐसी नहीं है। कई लोगों के साथ फ्रॉड हुआ था, मैं खुद वहाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये तो बहुत ये तो कई जगह पर होता है, कहाँ बैठे बैठे कौन करता है। लेकिन एक होता है जैसे मैंने कहा, घर घर में जो इंडस्ट्री चल पड़ी थी वो ऐसा स्थान है, लेकिन ये दोष जो है पनप रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने हर एक जिला केंद्र पर एक साइबर डेस्क बनाया है। एक थाने में एक साइबर डेस्क हर जिले में बने, लेकिन साइबर थाना नहीं बना है करनाल में कोई भी। हाँ, आगे चल करके हो सकता है, जैसे हमने महिला थाने बनाए हैं। कोई भी अपराध जब बढ़ता है तो उसके ऊपर विशेष फोकस देने के लिए ऐसा कुछ करना भी पड़ता है, तो साइबर थाने बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। वी आर अलर्ट ऑन दिस। तो सुना आपने कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल साइबर क्राइम को लेकर नकेल कसने की बात कहते नजर आए हैं। सीएम की तरफ से लगातार अपराध पर नकेल कसते हुए हरियाणा प्रदेश को अग्रणी बनाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। किसी भी प्रदेश के संपूर्ण विकास के लिए अपराध पर रोक लगाया जाना कितना अहम है, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल बखूबी समझते हैं। तो वहीं प्रदेश की जनता को सुरक्षित महसूस कराने का जिम्मा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कंधों पर लिया है। सीएम मनोहर लाल के मनोहर प्रयासों का ही ये परिणाम है कि हरियाणा की जनता आज खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। तो वहीं बात अगर किसानों की हो, तो किसानों की मदद के लिए भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल तत्पर रहते हैं। किसानों को लेकर सीएम ने सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी। सुनिए। से पहले हमें पता है कि 2 साल लगातार हमने भावांतर भरपाई योजना में उनको पैसा दिया है। पहले साल 600 रुपया दिया था, फिर 450 या 650 400, व्हाट वाज दैट, 600 450, हाँ, तो 600 रुपया और 450 रुपया दिया था। उतना ही है कि मार्केट रेट और एमएसपी उसका जो अंतर है, और वो भी जो रजिस्टर्ड हमारे यहाँ किसान ने अपना बाजरा बता रखा है उसके हिसाब से होता है। एक थोड़ी कठिनाई दोनों बार की अलग अलग बताता हूँ। इन 2 सालों से पहले हमने एमएसपी पर खरीदना शुरू किया, तो जब एमएसपी पर खरीदना शुरू किया, हमारे यहाँ और राजस्थान के बीच में 800 रुपये क्विंटल का फर्क था। अब कोई हिसाब किताब तो होता नहीं है, पोरस बॉर्डर होता है, तो राजस्थान के लोगों ने ला करके और हमारे यहाँ बेचना शुरू कर दिया। तो यहाँ भी जितना बोया जाता है सारे का सारा बिकने नहीं आता, क्योंकि बहुत से लोग घर के लिए भी रखते हैं, और बहुत से लोगों ने बाद में शोर मचा करके और पोर्टल खुलवा दिया। तो हमारा मेडिकल कॉलेज कोरियावास है, उसकी 100 एकड़ जमीन पर भी किसी ने बाजरा दिखा दिया। तो ऐसा कुछ गड़बड़े हुई थी। हमने तब कहा कि नहीं, अब हमारे रजिस्ट्रेशन में जो बाजरा होगा उसको हम केवल भावांतर भरपाई देंगे, खरीदेंगे नहीं। और उससे किसान प्रसन्न हैं, पूरे यानी साउथ हरियाणा या जहाँ बाजरा होता है सब लोग खुश हैं। उसके बाद अगले साल अंतर थोड़ा ये भाव का कम था, तो इसलिए मैंने उसको 450 रुपये दिया, उससे प्रसन्न है। अब इस बार बाजरा अब आना शुरू हुआ है, तो रेट डिफरेंस हम देखेंगे कितना उसमें होता है। तो जितना रेट डिफरेंस होगा उसी हिसाब से या तो हम भावांतर भरपाई देंगे, या एक चर्चा और भी हमने अब सुनी है, कितना फाइनल है कि केंद्र सरकार शायद प्रोक्योरमेंट के लिए आगे बढ़ रही है। सीएम ने ये का बयान आया कि 8 लाख मीट्रिक टन का उन्होंने अनुमति दे दी केंद्र सरकार। भारत सरकार ने अभी 2.5 लाख मीट्रिक टन के लिए एमएसपी में प्रोक्योरमेंट के लिए मंजूरी दे दी है। एमएसपी अभी दी नहीं है, देने का विचार आया है। आगे बता अभी मैसेज आया। चलिए, आपके बैठे बैठे ही मैसेज आ गया। तो 2.5 लाख तो उन्होंने प्रोक्योर किया है, और जो हमारी अपनी कंजम्पशन है इससे अलावा होगी क्या? इंक्लूडेड है। तो वैसे तो हम लगभग 2-2.5 लाख अपनी कंजम्पशन के लिए पहले भी खरीदते हैं, लेकिन उसमें हम हैफेड के द्वारा खरीदते हैं, और जो डिफरेंस होता है उसको हम देते हैं भावांतर भरपाई में। इस बार चूंकि उन्होंने अनुमति दे दी है,
इसलिए इसको पूरे रोड पर इतना तुम खरीद सकते हैं और बाकी सिस्टम बनाएंगे, क्या बनाना। किसानों के लिए मनोहर सरकार की तरफ से मनोहर कदम उठाए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज के समय में किसान अपने लाभ को महसूस कर सकता है, अपनी आंखों से देख सकता है। किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिले, इसके लिए मनोहर सरकार की तरफ से लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इससे आज हरियाणा का किसान खुशी के साथ खेती कर रहा है और सशक्त बन रहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल अमृतसर पहुंचे थे। राधा स्वामी सत्संग व्यास पहुंचे और डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह से उन्होंने मुलाकात की थी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल सोमवार को अमृतसर में राधा स्वामी सत्संग व्यास पहुंचे और डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। सीएम मनोहर लाल ने इस मुलाकात के बाद ट्वीट भी किया है। आज राधा स्वामी सत्संग व्यास पहुंचकर बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में संत महापुरुषों का अतुलनीय योगदान हमेशा से ही रहा है और राधा स्वामी सत्संग स्थल द्वारा समाज सेवा में किए जा रहे असाधारण कार्य बेहद सराहनीय है। आपको बता दें कि राधा स्वामी सत्संग व्यास की बड़ी संख्या में मान्यता है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। राजनाथ सिंह भी पहले राधा स्वामी सत्संग व्यास पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर बाबा से मुलाकात की थी, कई घंटों तक वार्ता की थी। 5 नवंबर 2022 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डेरा मुखी से मुलाकात करके गए थे। वहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी उन्होंने लिया था। आपको बता दें कि डेरे के समर्थक देश ही नहीं विदेश में भी बड़ी संख्या में हैं। राधा स्वामी सत्संग व्यास के गुरु बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों धर्म घृणा नहीं सिखाते, क्योंकि सभी धर्मों का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। जम्मू संभाग की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने ये बातें कही थी। बाबा ने सभा को ये समझाने के लिए प्रेरित किया था कि मानव प्रजाति को सृष्टि का शीर्ष क्यों कहा जाता है। आपको ये बता दें कि इस डेरे को लेकर कई तरह की मान्यता है। लोग सकारात्मक प्रभाव पाने के लिए यहाँ पर आते हैं। सीएम मनोहर लाल भी इसी कड़ी में पहुंचे थे। डेरा बाबा जयमल सिंह के नाम से भी जाने जाने वाला राधा स्वामी सत्संग अमृतसर शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर ब्यास में स्थित है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में इसके अनुयायी हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल इससे पहले जनसंवाद कार्यक्रम में व्यस्त थे। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम किया, उसके बाद दिल्ली दौरे पर भी रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल सीधे अमृतसर पहुंचे। अमृतसर में उन्होंने बाबा से आशीर्वाद लिया है, कई घंटों तक बातचीत की है। अक्सर मुख्यमंत्री ऐसे धार्मिक स्थानों पर जाते रहते हैं, आशीर्वाद लेते रहते हैं। प्रदेश के लिए भी वो अच्छा ही चाहते हैं। यही कारण है जब भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत की जाती है, वो हर बार यही कहते हैं कि प्रदेश की खुशहाली की कामना लेकर वो धार्मिक स्थानों पर पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।